Hi guys, welcome back to the channel Vijay Education. Today Delhi Hindi news and editorial analysis of 16th March. Sorry guys, 16th March 2026. आज ये मंडे। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर लेक्चर पे नए हैं तो लेक्चर को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस पर्टिकुलर लेक्चर पे आपको इतनी रेलिवेंट न्यूज़पेपर को मिलेंगे। डेली न्यूज़पेपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब आर्टिकल मिलेगा कंबाइन एक वीडियो में, ठीक है, जो अदर सोर्सेज से उठाया रहता है वीडियो। तो बिना किसी देरी का हम वीडियो को करते हैं शुरू। तो हमारा पहला आज टॉपिक है जो न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है, ईरान वार्स फ्यूल वेस्ट एशिया वाटर सप्लाई रिटेलिएट ऑन डिसैलिनेशन प्लांट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये डिसैलिनेशन प्लांट क्या होता है दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये, और इसके बारे में चर्चा किया गया है। तो ईरान ने क्या, जो वॉर है ईरान युद्ध में, जो पश्चिम एशिया में जो जल आपूर्ति छिड़ा हुआ है, तो उसको लेकर बड़ा डर फैल गया। क्यों? क्योंकि जो ईरान, इसराइल और यूएस का जो वेस्ट एशिया में क्राइसिस चल रहा है, वो लोग का जो वॉर चल रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या किया गया है। अभी तक तो वॉर कहाँ था, तेल पे था, पेट्रोलियम पे था, गैस एजेंसीज को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे बैठ गया ईरान चौक पॉइंट पे, ठीक है, तो वहाँ तक था। अब यहाँ क्या किया जा रहा है, जैसा कि आपको पता है पर्शियन गल्फ में केवल तेल का ज़्यादा मात्रा उत्पन्न है, तो वहाँ का जो समुद्र है बहुत ही खारा समुद्र है। वहाँ पे पीने योग्य पानी बहुत ही कम है। कम क्या, समझो कि वहाँ मृदु जल मिलता है नहीं अंडरग्राउंड वाटर से क्या मिलता है, सिर्फ समुद्र का पानी दिखता है। तो समुद्र के पानी को पीने लायक बनाता है डिसैलिनेशन प्लांट को इस्टेब्लिश किया जाता है ईरान में और पर्शियन गल्फ में, जो कि कतर, बहरीन, ये सब कंट्री है उधर का, ठीक है। तो इस पे डिपेंडेंट है, डिसैलिनेशन प्लांट पे डिपेंडेंट है। तो क्या हुआ है कि डिसैलिनेशन प्लांट पे ही मिसाइल अटैक होना शुरू हो गया है। इसके कारण जल संकट, जल आपूर्ति जो है उसको लेकर एक बड़ा डर बैठ गया है वेस्ट एशिया में, ठीक है, जल संकट। अब ये जल संकट आएगा तो क्या है, न्यूज़ के बैकग्राउंड में हम अब चर्चा करते हैं। देखो, हाल ही में क्या हुआ है कि विलवणीकरण अवसंरचना, जो डिसैलिनेशन स्ट्रक्चर था, उस पर हमला हुआ है की खबरें सामने आई है। घटना फारस की खाड़ी में, ये एक इम्पॉर्टेंट याद रखना है, द्वीप केसम द्वीप, ये याद रखना इम्पॉर्टेंट है। फारस की खाड़ी में इसके पास की गई है हमला, ठीक है। केसम द्वीप के पास हमला किया गया है, मतलब कि डिसैलिनेशन प्लांट यहाँ होगा, उसी को टारगेट बनाया गया है, निशाना बनाया गया है, ठीक है। तो डिसैलिनेशन प्लांट की आवश्यकता अब है क्या, जैसा कि अब मैंने आपको बताया इंट्रो में कि डिसैलिनेशन प्लांट क्या करता है, वेस्ट एशिया में एक जल का बहुत बड़ा स्रोत है, पीने के पानी पहुंचाया जाता है, उससे डिसैलिनेट करते, मतलब समुद्र से पानी निकाल के डिसैलिनेशन प्लांट में भेज के वहाँ से उसको पीने लायक पानी बना के पूरे देश में सप्लाई किया जाता है। ऐसा है वहाँ का सिस्टम, ठीक है। तो क्या हुआ, डिसैलिनेशन प्लांट की आवश्यकता यही है कि पश्चिम एशिया में देश में पीने के पानी के लिए विलवणीकरण पर अत्यधिक निर्भर है, इस पर बहुत ही निर्भर है, डिपेंडेंस है इस पर। अगर डिसैलिनेशन प्लांट उठता है तो पीने के पानी का वहाँ बहुत बड़ा क्राइसिस हो जाएगा वाटर को लेके। इन क्षेत्रों पर हमलों से जल के संकट की स्थिति पैदा हो सकती है। विलवणीकरण पर देश, कौन कौन सा देश ऐसा है जो कि पूरी तरह से डिपेंडेंट है, पूरी तरह से, कि ये प्लांट अगर रहेगा, डिसैलिनेशन प्लांट अगर नहीं रहेगा तो क्या वहाँ का पीने का पानी ख़त्म। तो कौन कौन सा देश निर्भर है, देखो, कतर, बहरीन और यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, इवन इजराइल भी, ठीक है, ये सब है। तो एग्जाम्पल में अगर हम एक बात करें कि बहरीन का जो एक कंट्री है वेस्ट एशिया में, तो पर्शियन गल्फ में बहरीन का जो डिसैलिनेशन प्लांट है वो लगभग 10 लाख लोगों को पानी पीने का उपलब्ध करवाता है। इतना दोस्तों, इतना महत्व है डिसैलिनेशन प्लांट का। वहाँ विलवणीकरण जो प्लांट है, अगर उसको टारगेट बनाया जाता है तो सीधे 10 लाख लोगों पर इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। नुकसान कैसे हुआ उसका, मिसाइल अटैक से होगा, ड्रोन अटैक से हो रहा है, ठीक है। ये हमारा था आज पहला आर्टिकल। आई होप कि पूरी तरह से समझ में आया होगा। नाउ वी डिस्कस आवर सेकेंड आर्टिकल। हमारा सेकेंड आर्टिकल है अनदर बैरियर, एक है सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया हुआ है अभी। तो क्या है कि मैंडेटरी पीरियड लीव भुगतान सहित मासिक धर्म, मैंडेटरी पीरियड लीव सेंस प्रायोरिटी इन रिक्रूटमेंट विल हर्ट वुमेन, ठीक है दोस्तों। क्या है खबर
कि भुगतान सहित मासिक धर्म अवकाश मिलने के करियर को नुकसान पहुंचा सकता है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। इसका कॉन्टेक्स्ट हम सबसे पहले बैकग्राउंड समझते हैं, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है कि भुगतान सहित मासिक धर्म, हाल ही में पहले हुआ था क्या कि एक कानून लाया जा रहा था, ठीक है। तो उस कानून का था कि जो गर्ल्स लोगों का है ना वो पीरियड्स टाइम, तो पीरियड्स टाइम में क्या होता था कि उनको काम करने कम दिया जाए, ठीक है। जो भी वो काम कर रहे हैं कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में, जॉब में, जहाँ भी हो, उसको कम काम करने के लिए किया जाए, मतलब उसको लीव दिया जाए, छुट्टी दिया जाए, ठीक है। और छुट्टी दिया जाए तो उसमें उसका जो भुगतान है, तनख्वाह है, वो नहीं काटा जाए, ठीक है। इसी को बोले भुगतान सहित मासिक धर्म अवकाश उपलब्ध करवाना। तो ये एक बात उठ रही थी। तो हुआ क्या है कि एडिटोरियल में डिस्कस किया जा रहा है, राइटर साहब लिखते हैं कि जो ये लीव देंगे, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है कि अब मान लो प्राइवेट कंपनी का आप लोग जानते ही हो, प्राइवेट कंपनी क्या करता है कि एक तो हायर करेगा। सबसे पहली बात तो अभी बहुत दिन के बाद, बहुत वर्षों के बाद क्या हो रहा है कि जेंडर गैप थोड़ा अब कम देखने को मिल रहा है कि लड़कियां भी अब बाहर जाके काम कर सकती है, ठीक है, ऐसा है। लेकिन अगर ये चीज़ आ गया कि भुगतान सहित मासिक धर्म लागू हो गया ये कानून, तो क्या करेगी प्राइवेट कंपनियां? लड़की लोग को हायर ही नहीं करेगी। वुमेन एम्पावरमेंट में फिर खतरे में आ जाएगा, है कि नहीं। लड़की लोग को हायर ही नहीं करेगा, ठीक है। तो होगा क्या कि वो चाहेगी कि फीमेल वर्कर से बेटर है कि हमें मेल वर्कर ही ढूंढ लेते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे प्राइवेट कंपनियों को जो बात करता है, तो यहाँ पे बात किया जा रहा है कि भारत में भुगतान सहित मासिक धर्म अवकाश का कानून पे बहस हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में। कि आर्टिकल, राइटर साहब का कहना है यहाँ पे आर्टिकल में कि चर्चा, हमारे जज साहब ये पूछ रहे हैं कि अगर हम ये लीव देते हैं किस चीज़ को लेके, मेंस्ट्रुएशन साइकिल को लेके अगर हम लीव देते हैं तो क्या कंपनियां में लड़कियों का या तो वुमेन का जो एम्प्लॉई है तो उनका काम खतरे में नहीं आएगा? क्या प्राइवेट कंपनियां ये तो नहीं सोचेगी चलो इसको लीव दे दिए, वो पैसा भी देना पड़ रहा है, लीव भी देना पड़ रहा है, हमारा वर्क फोर्स बढ़ रहा है, तो उसके जगह पे हम लड़कियों को जगह पे हम ये मेल एम्प्लॉय को ही हायर कर लेते हैं। तो यहाँ एक बड़ा ये इशू देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसी को कह रहा है कि इसको हम कैसे, मतलब गैप को ये फील करें कि कंपनी में उसका जॉब सुरक्षित रहेगा। तो कहा जा रहा है इस पर कि सुप्रीम कोर्ट की चिंता यह है कि मासिक धर्म अवकाश कानून महिलाओं के करियर अवसरों को नुकसान पहुंचा सकता है, कि उसको काम नहीं मिलेगा अगर वो मैंडेटरी लागू कर दिया। तो कंपनी हमेशा सोचेगी कि इसको मतलब सैलरी भी मिल रहा है, और मेंस्ट्रुएशन साइकिल मतलब मान लो 4-5 दिन के लिए होता है तो 5 दिन हम इसको छुट्टी भी देंगे, सैलरी भी देंगे। तो देन यही इसी पे बहस चल रहा है, ठीक है। तो संवैधानिक तर्क क्या कहता है कि हमारा आर्टिकल 21 कहता है कि जीवन और गरिमा जीने का अधिकार से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, ठीक। तो अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन भी इस पर बात होता है कि CW एक बॉडी है, इंटरनेशनल बॉडी है, उन्होंने महिलाओं के विरुद्ध सही प्रकार के भेदभाव उन्मूलन पर कन्वेंशन ये अधिकार देता था। इसमें भारत ने इसको अडॉप्ट कर लिया था पहले ही, बहुत पहले ही, ठीक है, 90s में ही। तो अदालत का सुझाव है कोर्ट का कि अनिवार्य कानून के बजाय अगर इस कानून को, चलो हम ठीक कहते हैं, अपने क्या कहते हैं वुमेन एम्प्लॉय के लिए अच्छा ही सोचा, ठीक, तो हम कहते हैं इसको अनिवार्य नहीं रखो, इसके बजाय इसको नियोक्ताओं द्वारा स्वैच्छिक पहल को प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। तो इस कानून की चुनौती क्या होगी अगर ये लागू हो जाएगा तो इस कानून की चुनौती यही होगी कि लैंगिक न्याय जो है, लैंगिक न्याय बनाम चल जाएगा रोजगार के भेदभाव की जोखिम। हम क्या कर रहे हैं लैंगिक न्याय में, यहाँ पे हम मेल बॉयज़ या गर्ल, ठीक है, और मेल या फीमेल में फीमेल एम्प्लॉय जो है, ठीक, या और, तो इसको हम गैप, ये हम बहुत दिनों के बाद हम अभी भी उतना तो क्या कहते हैं गर्ल्स काम करने जाती ही नहीं है बाहर, तो बॉयज़ ही जाते हैं। तो अगर बड़े बड़े शहरों में, मेट्रो सिटी में गर्ल्स काम कर रही है तो उसको अगर ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल वाला लीव दे दे तो उसका जॉब और ख़तरे में आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। तो आई होप कि हमारा सेकेंड आर्टिकल भी आपको समझ में आया होगा। अगर हमारा एफर्ट्स आपको सही लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करते, एक लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। बस हम आगे बढ़ते हैं अब थर्ड आर्टिकल की ओर। हमारा तीसरा आर्टिकल है, व्हाई इज द US इन्वेस्टिगेटर इंडिया, मतलब अमेरिका भारत की जांच क्यों कर रहा है। यह व्यापार विवाद समझाया गया इस आर्टिकल में, हमें ट्रेड का डिस्प्यूट के बारे में समझाया गया कि अमेरिकी एजेंसी है, उन्होंने सारे देशों को, भारत ही छोड़ो बहुत देशों के खिलाफ जांच बैठाई है,
ट्रेड को लेके कि हम ट्रेड में कहीं डेफिसिट भी नहीं है, हम घाटे में तो नहीं चल रहे हैं, अमेरिका का कहना। तो न्यूज़ का बैकग्राउंड है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत और कई अन्य देशों पर जांच शुरू की है। ठीक है दोस्तों, जो 1974 के अमेरिकी ट्रेड एक्ट, ये इंपॉर्टेंट है कि 1974 का एक अमेरिकन ट्रेड एक्ट है, उसके थ्रू, और उस धारा में, इस एक्ट में कौन सा धारा, सेक्शन 301 के तहत की जा रही है। इन जांचों का उद्देश्य क्या है, मेन इसका मोटो है यह देखना कि क्या इन देशों की कुछ नीतियाँ अमेरिकी व्यापार के लिए अनुचित या भेदभावपूर्ण है, क्या हम ट्रेड डेफिसिट में तो नहीं जा रहे हैं, क्या हम जिस देश के साथ व्यापार कर रहे हैं उस देश के साथ हम घाटे में नहीं जा रहे हैं। बस यही जांच बैठाने के लिए अमेरिकी की एजेंसियां, मतलब अमेरिकी ट्रेड एक्ट के तहत सेक्शन 301 के तहत वो जांच बैठाया है। ठीक है, छोटा सा आर्टिकल था, बस बहुत ही इंपॉर्टेंट था, काम लाए। हमारा आज का लास्ट आर्टिकल हम चलते हैं कि संगीत कला निधि पुरस्कार के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आर्टिकल आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से। संगीत कला निधि पुरस्कार क्या होता है? यह पुरस्कार जो होता है दोस्तों, यह पुरस्कार कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के रूप क्षेत्र में दिया जाता है, कर्नाटक क्लासिकल म्यूजिक के फील्ड में दिया जाता है। ठीक है, यह पुरस्कार कौन देता है? मद्रास म्यूजिक अकादमी द्वारा दिया जाता है। इसमें क्या क्या होता है? एक तो स्वर्ण पदक मिलता है, दूसरा सम्मान पत्र मिलता है। स्थापना कब हुआ था? ये 1928 में। और किस देश में इस पुरस्कार को दिया जाता है? एक देश इंपॉर्टेंट याद रखना है वनडे एग्जाम के लिए, श्रीलंका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वनडे एग्जाम के लिए। दूसरा यहाँ देखेंगे हम, भारतीय शास्त्रीय संगीत की दो परंपराएं निहित है। कौन कौन? एक कर्नाटकीय संगीत जो कि दक्षिण भारत का, ये मतलब इंडियन जो क्लासिकल म्यूजिक है उसको 2 टाइप में हम डिवाइड किए हुए हैं। फर्स्ट कर्नाटकीय संगीत मतलब जो साउथ इंडिया में है, और सेकेंड हमारा हिंदुस्तानी संगीत जो उत्तर भारत की संगीत है। ठीक है, और कर्नाटक संगीत का मुख्य तत्व क्या है? राग, ताल, कृति। हमारा यहीं पे आज का आर्टिकल होता है ख़त्म, आज का न्यूज़पेपर होता है ख़त्म। तो आई होप कि सारा कुछ समझ में आया होगा। एक लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना। हम मिलते हैं कल के आर्टिकल में, कल के साथ आपको मिलेंगे वही एनर्जी वही जोश के साथ। तो टेक केयर एंड सी यू अगेन, बाय बाय, जय हिंद।